नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे हाउसिंग बोर्ड की, जहां पर अधिकारियों के द्वारा 29 करोड़ की चप्पत लगाने का मामला सामने आया है। बता दें, ग्वालियर में न्यू थाटीपुर में आवासीय और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निर्माण से जुड़ा है, जहां पर इस मामले में ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई है और इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए ईओडब्ल्यू एआईजी पल्लवी त्रिवेदी ने सरकार से जीएसटी के नाम पर बोर्ड को चप्पत लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि चंद्रमौली शुक्ला पूर्व में जब स्मार्ट सिटी भोपाल में पदस्थ थे, उस समय भी वो विवादों में रहे और वहां पर भी उन पर लगातार घोटालों के आरोप लगे थे, लेकिन अंत में हुआ कुछ यूं कि जांच शुरू हुई और खत्म भी कर दी गई। फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे आगे। अब जब शिकायत में कहा गया है कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी और अध्यक्ष ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए बोर्ड को 29 करोड़ के चप्पत पहुंचा रहे हैं, यही वजह है कि नियमों के विरुद्ध जाकर 160 करोड़ के ठेके पर 18% जीएसटी, जो कि लगभग 29 करोड़ के आसपास ही होती है, अलग से ठेकेदार को देने की तैयारी की है। अब आपको बता दें कि दरअसल टेंडर में लिखा था, बताया जा रहा है कि शुरुआत में बोर्ड ने जो टेंडर जारी किया था उसमें साफ लिखा था कि ठेकेदार को ही जीएसटी देना होगा, लेकिन बाद में अफसरों ने टेंडर खोलने के ठीक पहले उसमें संशोधन कर दिया और कहा कि जीएसटी की राशि अलग से ठेकेदार को देनी होगी, जहां पर अब इस प्रावधान से बोर्ड को लगभग 29 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश जी, देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रकाश जी, क्या है पूरा मामला और जो लगभग बताया जा रहा है कि 29 करोड़ रुपए की हाउसिंग बोर्ड को चप्पत लगी है, ये कैसे हुआ? जी, इसमें जो शिकायतकर्ता ने बताया है कि ये न्यू 34 ग्वालियर में आवासीय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है ना, तो उसकी कास्ट आ रही थी 160 करोड़ की। ठेका 160 करोड़ पे गया और उसमें 18% जीएसटी का, जो मुख्य विवाद की जड़ है वो जीएसटी है, जो 29 करोड़ रुपए बनता है। तो जो शिकायत करता है उसका कहना ये है कि जो कमिश्नर हैं और अध्यक्ष है, इन्होंने एक कंपनी है जो दिल्ली की, श्रीवर्धन इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को लाभ पहुंचाया है कंडीशन चेंज करके, है ना। निविदा की शर्त को लास्ट मोमेंट पे चेंज किया गया है। अब शिकायतकर्ता का यह कहना है कि ठीक ऐसा ही मामला दूसरी जगह जो हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट है अटल कुंज टावर, उसकी कास्ट लगभग 60 करोड़ रुपए है, पर उसमें जीएसटी ठेकेदार से ली जा रही है। यहाँ जो निविदा दी थी, टेंडर निकाले गए थे, उसमें भी शर्त यह थी कि जीएसटी ठेकेदार से ली जाएगी, लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसको अंतिम समय पे चेंज किया गया और ये जीएसटी का लाभ ठेकेदार को देने की शर्त रख दी गई। तो ये स्पष्टतः जो मामला दिखता है वो ये कि ठेकेदार जो कंपनी है उसको लाभ पहुंचाने का मामला दिखता है प्रथम दृष्टया, जो है ना, पहली दृष्टि में ये दिखता है। तो इसमें हम देखें कि नियमों की अवहेलना किस किस तरह से हुई। इसमें जो हम टेंडर जो जारी करते हैं, कोई भी सार्वजनिक संस्था होती है, सरकारी संस्था, क्योंकि पब्लिक का फंड होता है, जनता का धन होता है ना, कोई निजी संपत्ति नहीं होती है। तो इसलिए टेंडर जारी करने के लिए हम जो निविदा आमंत्रित की जाती है वो आर्टिकल 14 जो होता, समानता का अधिकार, जो आप सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में देखेंगे, हर मामले में वो कहते हैं कि इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो जो शर्तें होती हैं, निविदा की शर्तें, उसकी पूरी स्पष्ट जानकारी निविदा में होना चाहिए। उसका टेक्निकल ग्राउंड, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसको चयन का मापदंड क्या होगा और नियम शर्तें क्या होंगी, ये उसमें उल्लेख होना चाहिए। और वैसे तो 30 दिन का प्रावधान होता है, पर कोई अर्जेंसी हो तो 15 दिन के समय देकर भी निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। तो पहला वायोलेशन क्या दिखता है इसमें कि आपने अंतिम समय पे शर्त बदल दी, है ना, जो सब लोगों को नहीं मालूम थी। यदि सबको कंडीशन मालूम होती कि भाई जीएसटी मतलब हाउसिंग बोर्ड ठेकेदार को देगा, तो वो अपनी जो लागत दिखा रहा था, जो टेंडर में जो प्रतियोगी दर पे वो जो अपने निविदा भर रहा था, उतना कम रेट पे भरता वो, तो मतलब अन्य भागीदारों को प्रतियोगिता से आपने बाहर कर दिया, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था। वो ये समझ रहे होंगे कि जीएसटी हमें देना होगा, तो जीएसटी की लागत वो ऐड करके रेट भरेंगे, है ना।
इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ये उस कंपनी को लाभ दिलाने या उसको टेंडर दिलाने में सहयोग करने के लिए तो नहीं बदला गया, क्योंकि अंतिम समय पे शर्तों का बदलना ये भी नियम विरुद्ध है। हाउसिंग बोर्ड एक बोर्ड है, वहाँ बोर्ड होता है। जीएसटी संबंधित या इनसे संबंधित पॉलिसी क्या बोर्ड में डिस्कस की गई थी क्या? बोर्ड ने कौन सी नीति लागू की है, ये स्पष्ट होना जरूरी था, है ना? तो वही चीजें आप लागू कर सकते थे। तो पहला तो ये लग रहा है कि ये लाभ दिलाने, एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का मामला प्रथम दृष्टया लगता है। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर किसी कंपनी को लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम है। और प्रकाश जी, जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है कि जो वहाँ का कमिश्नर है उसने जो वहाँ के प्रमुख सचिव है उनको भी गुमराह करके ये टेंडर जबरदस्ती पास करवाया था। हाँ, नहीं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गुमराह कर रहे हैं। अब देखिए, जीएसटी जो है वो समझने की, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेहतर बता सकते हैं जी। कि जीएसटी जो है वो प्रथम बार में लगता है, एक ही वस्तु या सेवा पे दोबारा नहीं लगता है ना। ठेकेदार जो माल परचेज कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो उस पर जीएसटी पटाता है। वो अपने बिल में हाउसिंग बोर्ड से उसको लेगा, हाउसिंग बोर्ड उसको समायोजित करेगा, मतलब उसको दोबारा नहीं ले सकता। वो ग्राहकों के साथ जो कीमत निर्धारित करता है, फ्लैट वगैरह जो भी उन्होंने बनाई संपत्ति, तो उसमें ऐड करता है। तो वो डबल से जीएसटी की वसूली नहीं होती, ये पॉलिसी मैटर है। और पॉलिसी सबके लिए एक जैसी बनना चाहिए। ये नहीं कि एक ठेके में आपने एक रख दी, दूसरे में दूसरे की रख दी। हो सकता है कि उनका ये मानना तकनीकी आधार पर ठीक भी हो, पर लास्ट मोमेंट पे आप नहीं चेंज कर सकते जी। और ये बोर्ड को पॉलिसी बनाना चाहिए। बोर्ड की पॉलिसी क्या है जीएसटी लेने की? वो ठेकेदार से वसूलेगी, ठेकेदार को देगी जीएसटी की राशि। जी। वही जब टेंडर निकाला जाता है प्रकाश जी, तो उस वक्त तो जीएसटी का प्रावधान दिया जाता है कि आपको मतलब ठेकेदारों के द्वारा ही जीएसटी को भरा जाएगा, लेकिन बाद में संशोधन कैसे किया जाता है और हाँ, यही तो मामला बन रहा है कि भाई जो आपकी बोर्ड की पॉलिसी है, आपको टेंडर में वो कंडीशन स्पष्ट करना चाहिए जी, है ना। और आपने जैसा कि बताया जा रहा है इस मामले में कि वो टेंडर निकालते समय स्पष्ट किया था कि ठेकेदार को देना पड़ेगी, पर अंतिम समय पे यानी कि जो अन्य भागीदार थे उस टेंडर के, आपने उनको सूचित नहीं किया, उनको मौका ही नहीं दिया। इससे कास्ट बढ़ गई ना। आप देखिए कि एक पार्टी ने, ये जैसे 160 करोड़ का ठेका था, उस पे जीएसटी लग गया 29 करोड़, तो ये हो गया 189 करोड़ का टेंडर भरेगा, है ना। क्योंकि यदि वो जो अन्य भागीदार है उसे ये लगता है कि हमें जीएसटी भरना है, तो वो जीएसटी की रकम जोड़ के टेंडर की दरें भरेगा। और इस ठेकेदार को, इस जो कंपनी को स्पष्ट कर दिया कि नहीं, आपको नहीं बल्कि हम देंगे, तो 160 से भी नीचे रेट पे भर सकता है वो, है ना। दरों में अंतर आ जाएगा ना, 29 करोड़ का डिफरेंस आ जाएगा ना, क्योंकि अन्य लोग तो ये सब मान के बैठ रहे हैं कि ठेकेदार को जीएसटी भरना है। जी, वही तो बिल्कुल। और इस पार्टी को बता दिया कि नहीं नहीं, हम आपको जीएसटी लौटाएंगे, तो लागत में अंतर आ गया कि नहीं। बिल्कुल। तो लोवेस्ट रेट किसके जाएंगे? लोवेस्ट रेट उसी के जाएंगे जिससे कमिश्नर साहब ने मिलके उसको जीएसटी उल्टा दे रहे हैं, निविदा शर्तों के विपरीत। तो ये एक तरह से उसको टेंडर लेने में सहायता करना भी हो गया ना, एक तरह से तकनीकी तौर पे आप देखें। फिर तो ये सीधे तौर पर जो कमिश्नर है, जो अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से ही ये सब संभव हो पाया है, जो हाउसिंग बोर्ड को इतने बड़े अमाउंट पर चपत लगाई गई है। जी, और ये प्रक्रियाएं भारी तादाद में चल रही है। अपने चहेतों को काम दिलवाने, सरकारी काम दिलवाने के मामले में ये अकेला हाउसिंग बोर्ड उदाहरण नहीं है। ये सिस्टम लगभग हर जगह इस तरह से चलता है और जो योग्य लोग हैं इससे वंचित हो जाते हैं, है ना। तो ये एक तरह से जो प्रथम दृष्टया शिकायत से, यदि ये शिकायत को सही माना जाए तो ये स्पष्ट दिखता है कि इस कंपनी को फायदा अकेला आपके खिलाफ नहीं, इसको काम दिलाने में भी सहायता की जा रही है। बिल्कुल। क्योंकि अचानक शर्तों को बदलना यानी अन्य भागीदारों को उसकी सूचना ना होना, तो वो अपनी दर लास्ट मोमेंट पर तो चेंज कर नहीं सकते थे। जी नहीं, है ना। तो इन्होंने, इनके लोवेस्ट रेट हो गए तो इनको काम मिल गया। अन्य भागीदारियों को लाभ से वंचित करना एक तरीके से सीधे तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि वो तो ये मान रहे थे कि हमें जीएसटी भरना है,
और इनको ये बताया कि सर जीएसटी हाउसिंग बोर्ड आपको लौटाएगा, तो कितना अंतर आ गया दरों में। बहुत। तो जैसे कि ये एक तरह से ये प्रक्रिया हो गई कि आप उसको काम दिलाने के लिए रास्ता खोल रहे हैं गलत तरीके से। जी बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपको कोई शर्त बदलना भी थी तो आप टेंडर को कैंसिल करते और फिर 15 या 30 दिन का अवसर देके सभी को सूचना देते, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार देता है, जो सबको आय के समान अवसर भी देता है, सबके लिए ओपन। ये होते ही प्रस्ताव आमंत्रण, ये टेंडर देने की जरूरत क्यों होती, नहीं तो सब अपने अपने लोगों को दे दें। ये अखबारों में प्रकाशित करना ये लीगल वो है, वैधानिक बाध्यता है इन लोगों की, क्योंकि आप छुपके चोरी छिपे अपने लोगों को उपकृत नहीं कर सकते। इसमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है, क्योंकि ये निविदा आमंत्रण की शर्तों में निष्पक्ष होता है कि एक खुली स्पर्धा होना चाहिए, ताकि लोगों को उचित कीमत पे फ्लैट या ये संपत्ति, ये मकान भवन है, ये उचित कीमत पे मिले। यदि लोग अपने लोगों को लाभ पहुंचाते रहेंगे तो उसकी लागत बढ़ेगी, तो आम आदमी तो ठगा जाएगा। तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है, खुली निविदा होना चाहिए ताकि कॉम्पिटिटिव रेट मिले लोगों को, है ना। और इस तरीके की उनमें पारदर्शिता होना तो बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि एक आरोप ये भी लग रहा है कि ठेके से पहले योजना का रेरा में पंजीयन नहीं कराया और न ही नगर निगम से अनुमति दी गई। ये निविदा आमंत्रण की शर्तों में जो होता है कि उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें जोखिम प्रबंधन होना चाहिए, इसलिए ये जो पंजीयन अनिवार्य किए जाते हैं, नगर निगम की अनुमति अनिवार्य की जाती है। यदि आपने अनुमति से ज्यादा, जैसे अपन कलियासोत के मामले में देख रहे हैं कि लोगों को अनुमति मिली या बिना अनुमति के बिल्डरों ने मकान बना दिए और बाद में बेचारों में टूट रहे हैं एनजीटी के आदेश पे, तो ये जोखिम हो गया ना। खरीद जो क्रय करता है संपत्ति का, उसके साथ धोखा हो गया और उसके साथ जोखिम हो गया कि अनुमति, आपको नगर निगम की अनुमति है नहीं, आपने टेंडर जारी कर दिए, वो बिना अनुमति के फ्लैट बना देगा, बाद में मान लो अनुमति नहीं मिली, बाद में तोड़े जाएंगे वो, तो ये जोखिम हो गया ना ग्राहक के लिए। तो ये भी एक अनियमितता है, और गंभीर अनियमितता है। तो रेरा में पंजीयन होना चाहिए था नगर निगम से, और पर्यावरणीय अन्य अनुमतियां भी इसमें बहुत जरूरी हैं। हाउसिंग बोर्ड एक विश्वास का नाम है, इसमें सरकार जुड़ जाती है। हाउसिंग बोर्ड के बीडीए, ये संस्थाएं लोग विश्वास से लेते हैं कि सरकार का है कि हमारे साथ धोखा नहीं होगा। यदि वो भी ये कर रहा है तो ये भी एक विश्वासघात है जनता के प्रति। प्रकाश जी, जिस तरीके से आरोप लगे हैं, तो क्या उसमें कमिश्नर के अलावा और लोग भी इस काम में जुड़े हो सकते हैं और क्या सरकार की भी मिलीभगत हो सकती है? जी, ये कमिश्नर साहब के हौसले ऐसे बुलंद नहीं होते। जी बिल्कुल। हमने देखा है पिछले कई वर्षों से इसमें सरकार के बड़े लोगों का वरद हस्त होता है। आप देखें कि एक नियम है, आईएएस आईपीएस लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने से पहले सरकार की अनुमति जरूरी होती है, और कई कई साल तक वो रिटायर हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती, कुछ नहीं होता और निकल जाते हैं नौकरी करके, माल कमा के। जी। मैंने 1.5 साल पहले एक मामले में शिकायत की थी, प्रथम श्रेणी अधिकारियों की थी। तो पता चला कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसके अगले दिन एक आदेश निकाला कि आईएएस आईपीएस के अलावा प्रथम श्रेणी अधिकारियों के खिलाफ भी चार्जशीट दायर करने, उनके खिलाफ जांच चालू करने से पहले शासन की अनुमति आवश्यक होगी। तो ये एक तरह से ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए इन लोगों के दिल गुर्दे बड़े होते हैं, नियमों की अवहेलना करके गलत तरीकों से काम करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये अकेले इनका रोल नहीं हो सकता, इसमें ऊपर से वरद हस्त भी होता है। और आपने जैसे इनके जो प्रमुख सचिव वगैरह के आपने बाइट ली होगी, तो वो भी हम जांच करेंगे, हम देखेंगे, इनके वक्तव्य ऐसे आते हैं जबकि अखबारों में छप चुका होता है। और जांच करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता, अनुमतियां चेक की जा सकती है, सब कुछ, पर सालों लटक जाते हैं और इस तरह के घोटाले बदस्तूर जारी हैं अभी। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, जैसे कि कहा जा रहा है कि हाउसिंग बोर्ड को इतना बड़े अमाउंट पे जो है वो क्षति पहुंचाई गई है, लेकिन वहाँ पे जो लोग आते हैं जो हाउसिंग बोर्ड पर एक अपना ईमानदारी के साथ देखते हैं कि ये जो हाउसिंग बोर्ड है वो हमें सही सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा, सही चीज़ें हम तक पहुंचाएगा, लेकिन वहीं पे खुद हाउसिंग बोर्ड इतने बड़े अमाउंट के साथ फंस जाता है, लेकिन फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन हो जाता है? जिम्मेदार यही तो समस्या है, यही तो विडंबना है इस समय
कि जिम्मेदार कौन, ये अधिकारी अपना काम करके निकल जाएंगे। बाद में अंत में जनता परेशान होती है जो उन आवासों को लेती है। एक तो उसको अधिक मूल्य, घोटालों से लागत बढ़ती है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज होता है। जब कोई अपने वाले को दे रहा है तो उसकी जांच सही तरीके से नहीं होती है। भाई वो जो लागत में बना रहा है वो क्या मटेरियल यूज कर रहा है, क्या जो टेंडर में इतनी घालमेल हो सकता है तो क्वालिटी में क्यों नहीं हो सकता। तो हर तरह से आम आदमी ठगा जाता है। अब इनके खिलाफ जांच की अनुमतियां नहीं मिलती हैं, जांच लटकी सालों पेंडिंग पड़ी रहती हैं, तो अंत में जनता ठगी जाती है। जवाबदेही इसकी पूरी सरकार की होती है, उसकी जांच एजेंसियों की होती है। जो ईओडब्ल्यू में इसकी जांच गई है, यदि वो भी इसको ऐसे ही लटका के रखेंगे या अनुमतियों के भरोसे टिके रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। यदि वो सख्त होंगे, जांच करेंगे और सारे पकड़ेंगे, अच्छा पक्का केस बनाएंगे, एक दो उदाहरण ऐसे पेश होंगे, जब सजाएं होंगी ऐसे घोटालेबाजों के, तो लोगों के लिए उदाहरण बनेंगे। और ऐसे उदाहरण हमें देखने को कहाँ मिलते हैं। ठीक है प्रकाश जी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाउसिंग बोर्ड अगर अपनी पॉलिसी को बदलता है, उसमें पारदर्शिता लाना चाहता है, तो उसको किन किन पहलुओं को उसमें रखना चाहिए जिससे कि लोगों को और लोगों तक साफ चीज़ें पहुंच सकें और उन्हें कोई नुकसान ना हो, जिससे कि जो आम लोगों को उनका लाभ मिल सके। नहीं, इसमें जो अलग से कुछ नहीं, जो लीगल है, जो वैधानिक शर्तें होती है ना, उन्हीं का पालन वो सुनिश्चित करे। जैसे कि जो टेंडर होते हैं इसमें निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। मतलब आप जो 30 दिन का अवधि दी है या 15 दिन की अवधि दी है टेंडर डालने के लिए, वो सबके लिए एक जैसी होना चाहिए। आप उसको अंतिम समय पे नहीं बदल सकते। यदि आपको कोई कंडीशन बदलना है तो टेंडर को निरस्त करें, फिर से जारी करें। पर ये भी क्या हमने देखा है, कई मामलों में अपने लोगों को काम दिलाने के लिए बार बार जानबूझ के टेंडर किसी न किसी कारण से निरस्त किए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले निष्पक्षता होना चाहिए ताकि कॉम्पिटिटिव रेट मिले लोगों को जी। दूसरी चीज पारदर्शिता होना चाहिए और उस जिसको टेंडर दिया जा रहा है उसकी जवाबदेही होना चाहिए कि किसी भी तरह से कोई दुर्घटना या किसी तरह के धोखे का शिकार होता है ग्राहक, उसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए और प्रतियोगी दरें ऐसी होना चाहिए, अच्छी जो स्टैंडर्ड इसके मानक जो होते हैं, जो वस्तुएं इसमें लग रही हैं, जो भी सामान बिल्डिंग में लगता है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और किफायती दामों पे होना चाहिए। और उसमें सबसे इसमें अंतिम और अहम यह है कि जोखिम का प्रबंधन होना चाहिए जी। कि वो जो जोखिम है कि अनुमति नहीं है, आपने बना दिया तो वो ग्राहक भुगतता। जैसे हम कलिया सोच के मामले में देख रहे हैं कि उन्होंने ये भूमाफियाओं से, बिल्डरों से फ्लैट ले लिए, अब एनजीटी के नियम से वो तोड़े जा रहे हैं। तो ये नियमों की जानकारी हाउसिंग बोर्ड को होना चाहिए। कलियासोत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रकाश जी, कलियासोत नदी। हाँ, वो सबसे बड़ा उदाहरण, इसीलिए कह रहा हूँ कि जोखिम प्रबंधन का बोझ पूरा भवन निर्माताओं पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड है कि कल को कोई इस तरह की वैधानिक दिक्कतें आती हैं तो उसका जोखिम की भरपाई हाउसिंग बोर्ड करे या भवन निर्माता करे, ग्राहक नहीं परेशान हो लास्ट में। जैसे हम देख रहे हैं बेचारे कई ठगे हुए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए में संपत्ति खरीदते हैं और बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं ऐसी चीजों में, जैसा यहाँ देख रहा है कि रेरा और हाउसिंग नगर निगम की अनुमतियां नहीं है। ठीक है प्रकाश जी, हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि इधर नगरीय विकास और आवास विभाग के जो सचिव है उनका कहना है कि मेरी जानकारी में अभी टेंडर की फाइल नहीं आई है, मेरे पास आते ही इसे दिखवाता हूं। यदि नए विरुद्ध टेंडर जारी किए गए होंगे तो शर्तें बदली गई होंगी तो जरूरी कार्रवाई होगी। अब देखना ये होगा कि अब अगर जब टेंडर की नई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।